जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, वैक्सीन जो कोरोना की आई है वो किसने नहीं लेनी चाहिए और किसने लेनी चाहिए, इसके बारे में काफ़ी संभ्रम है और काफ़ी सारी सोशल मीडिया में बहस चल रही है और काफ़ी वायरल पोस्ट जो फेक इन्फॉर्मेशन बता रही है लोगों को, ऐसी भी शेयर की जा रही है। तो इसके बारे में ये छोटा सा वीडियो है, ध्यान से सुनिए और अपने साथियों और रिश्तेदारों से भी शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि एक गलतफहमी दूर हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि वैक्सीन में होता क्या है। तो वैक्सीन में ये चीज़ें होती है साथियों, इसमें पानी होता है, जो लिक्विड जो पार्ट है ये पानी होता है। और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है, जिससे जिस आदमी को या औरत को ये दिया जाता है, उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है, इम्यूनिटी स्टिमुलेट हो जाती है। तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। ये कोई भी हो सकता है। मैं अगले 3 स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि एक्टिव इंग्रेडिएंट अलग अलग वैक्सीन का क्या होता है। एडजवेंट्स होते हैं जो एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ में मिला दिया जाता है, जिससे इम्यूनिटी और बढ़ने में मदद होती है। रेसिडुअल ट्रेसेस, जो वैक्सीन की डेवलपमेंट की जो प्रोसेस रहती है, शुरू से उसको बनाते हुए जो कुछ चीज़ें उसमें केमिकल वगैरह लगाए जाते हैं वो थोड़े बहुत बच जाते हैं, तो वो भी उसमें आ सकते हैं। फिर उसमें वैक्सीन को उस टेम्परेचर में और उस एटमॉस्फेयर में स्टेबल रखने के लिए, वो बॉटल जो अपनी वायल होती है, एम्प्यूल होती है, उसमें स्टेबल रखने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव और स्टेबलाइजर्स यूज होते हैं और ये ऐसा वैक्सीन डिस्पैच कर देते हैं बॉटल में भर के। तो इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और जो एडजवेंट्स, स्टेबलाइजर्स, इस जो मटेरियल होते हैं, इनकी अगर किसी को एलर्जी हो जाती है तो ये वैक्सीन को एलर्जी है ऐसा बोल सकते हैं। तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अलग अलग वैक्सीन में कौन से होते हैं? तो ये सबसे पुराना जो टेक्निक है, जो एस्टैब्लिश्ड है, ये इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन। जो वैक्सीन का जो वायरस होता है उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है पूना की, उन्होंने कोरोना वायरस इनएक्टिवेट किया और इसको आईसीएमआर के साथ में मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया और उसे भारत बायोटेक को दे दिया और उन्होंने फिर पेशेंट्स पे उसको ट्राई किया और अभी में हाल ही में उनकी फेज 3 ट्रायल कंप्लीट हुई है। तो ये एक पुराना एस्टैब्लिश टेक्निक है। दूसरा जो टेक्निक है, जो सीरम इंस्टीट्यूट की जो ऑक्सफर्ड वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका की, उसमें यूज किया है। ये डायग्राम देखिए, एक ऐसा वायरस चुना जाता है जो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, जिससे इन्फेक्शन हो गया तो भी किसी की जान नहीं जाती है, जैसे चिंपांजी एडिनो वायरस। इसको मॉडिफाई कर देते हैं ताकि इसको इन्फेक्शन भी हो गया तो बीमारी नहीं होगी। और इस एडिनो वायरस में कोरोना वायरस, सार्स कोव 2 वायरस का एक जेनेटिक मटेरियल निकालकर, जिससे इम्यूनिटी स्टिमुलेट हो जाए, ये जेनेटिक मटेरियल ये चिंपांजी एडिनो वायरस के पेट में डाल दिया जाता है और ये वायरस इंजेक्शन के द्वारा लोगों को दिया जाता है, जिससे ये वायरस बॉडी में जाएगा। ये वो जो मटेरियल है, आरएनए, एमआरएनए, जो भी उसका डीएनए, जो भी वायरस का, बैक्टीरिया का, और कोविड के सिलसिले में ये सिर्फ वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, तो ये बॉडी में जाकर इम्यूनिटी स्टिमुलेट करेगा और पेशेंट को, उस आदमी औरत को हार्म नहीं करेगा, सिर्फ इम्यूनिटी स्टिमुलेट करेगा। तो इसको एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन बोलते हैं, जो कोविशील्ड जो है ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की, इसमें यह है। और जो लेटेस्ट टेक्निक है एमआरएनए बेस्ड वायरस, इसमें वायरस का सिर्फ एमआरएनए निकाला जाता है और उसको स्टेबलाइजर में डाल के उसे इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। तो ये उसके एक्टिव कंटेंट्स हो गए साथियों। तो अब देखते हैं लाइव वैक्सीन क्या होता है। लाइव वैक्सीन वायरस को इनएक्टिवेट करके उसको दिया जाता है। तो कोरोना वायरस के कोई भी जो वैक्सीन है, इसमें अभी जो प्रचलित है, इसमें लाइव वैक्सीन कोई भी नहीं है। और पुराने जो लाइव एस्टैब्लिश लाइव वैक्सीन है, जैसे एमएमआर, येलो फीवर का वैक्सीन है, और भी कई वैक्सीन जो लाइव वायरस होता है जिसको इनएक्टिवेट किया होता है और वो पेशेंट को दे दिया जाता है। लेकिन कोरोना लाइव वैक्सीन नहीं है। तो इससे कोरोना वायरस से आपको कोरोना होने की जो संभावना है वो 0 है, क्योंकि उसमें एक्टिव वायरस नहीं होता है। तो इन वैक्सीन्स में कौन कौन से अलग अलग केमिकल्स है? ऑक्सफर्ड की जो कोविशील्ड है उसमें पॉलीसैचुरेट्स है और इसकी एलर्जी, पॉलीसैचुरेट्स की एलर्जी होना बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत रेयर एलर्जी है साथियों। तो आपको अगर किसी ने टेस्टिंग करके बताया हो कि भाई आपको पॉलीसैचुरेट्स की एलर्जी है, तो आप इसके बाद उसको ऑक्सफर्ड वैक्सीन कोविशील्ड जो है इसे ना लें।
लेकिन ये बहुत रेयर है। जो अगला वैक्सीन है जो इंडिया में अप्रूव हो गया है, कोवैक्सीन, इसमें कुछ केमिकल्स है, ये उसके वैक्सीन के बनाने में यूज होते हैं, अल हाइड्रोक्सीक्विम 2 और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप अगर स्पेसिफिकली इन केमिकल्स को एलर्जिक हो, ये भी बहुत रेयर है, तो ये आप अवॉइड करना चाहिए। फाइजर मॉडर्ना जो mRNA वैक्सीन है, इनमें पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल होती है, ये होपफुली इंडिया में भी अप्रूव हो जाएगी जल्दी, वेस्टर्न कंट्रीज में अप्रूव्ड है। अगेन पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल एलर्जी बहुत रेयर है, तो कोई चिंता नहीं करने की जरूरत है इसके बारे में भी। मॉडर्ना में एक एडिशनल केमिकल है, मॉडर्ना की जो mRNA है उसमें ट्रोमिथामिन, तो इसकी भी एलर्जी बहुत रेयर है। ये जो है ये कुछ केमिकल्स में, कुछ मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, और अगर आपको एस्टेब्लिश्ड एलर्जी है इसकी तो आप मॉडर्ना वैक्सीन ना लें। अब सवाल आता है कि आपको अगर फर्स्ट डोज जो वैक्सीन का दिया है उसमें एलर्जी आ गई, एनाफिलैक्सिस हो गया, ये बहुत रेयर है साथियों, ये 10,000 में एक व्यक्ति को आ सकता है, और वो भी अच्छे से ट्रीट किया तो 100% रिकवर हो जाते हैं लोग। वैक्सीन के एनाफिलैक्सिस से कोई भी नहीं मरा है दुनिया के किसी भी देश में। अगर कोई मरा होगा कि कई जगह पर, तो वो मिसमैनेजमेंट की वजह से मरा होगा, क्योंकि 100% रिकवरी हो जाती है, आप ठीक से इसका इलाज कीजिए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट डोज में किसी को एलर्जी आई है, एनाफिलैक्सिस हो गया, तो ऑब्वियसली आप सेकंड डोज नहीं लेंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि फर्स्ट डोज में एनाफिलैक्सिस आने के बावजूद भी आपको अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो एलर्जी आ गई लेकिन उससे इम्यूनिटी अच्छी बिल्ड हो जाती है, ये अभी प्रूव हो गया है। अब अलग अलग कंडीशंस देखते हैं जिनमें कोविड का वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है। आपको अगर कोई इम्यूनिटी की समस्या है, कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसीज है, कम इम्यूनिटी है या ज़्यादा इम्यूनिटी है, इसके बहुत सारे डिसीजेस है। अगर आपका डिसीज स्टेबल है तो आप आपके जो प्राइमरी फिजिशियन है, जो आपकी कंडीशन को ट्रीट कर रहे हैं, उनकी सलाह लीजिए और वैक्सीन लीजिए। आपको कोई वैसे कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, अनलेस यू आर अनस्टेबल, सफरिंग फ्रॉम एक्टिव एग्जाजर्बेशन, उसका कुछ हो गया है, तभी आपको रुकना चाहिए। अगर आपको अब सर्दी है, खांसी है, कोई फीवर है, न्यूमोनिया हो गया है, आपको अब कोविड चल रहा है या कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन है, तो आप वैक्सीन मत लीजिए, इन्फेक्शन सेटल होने दीजिए, और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद आप वैक्सीन ले सकते हो। अब प्रेगनेंसी की बात लेते हैं। प्रेगनेंसी में शुरू में सारे वैक्सीन कंपनियों ने कहा था कि ये वैक्सीन अलाउड नहीं है क्योंकि ये टेस्टेड नहीं था। अब तो इसके ट्रायल्स भी शुरू हो गए और काफी जगह से रिपोर्ट्स भी आए हैं, लोगों ने प्रेगनेंसी में देना शुरू कर दिया है। उसमें रिस्क और बेनिफिट देखते हैं। अगर कोई हाई रिस्क पेशेंट है, लेडी है कि जो हेल्थ केयर सेटअप में काम करती है या हाई एक्सपोजर एरियाज में काम करती है, तो वो प्रेगनेंसी में भी वैक्सीन अब ले रहे हैं, और किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड से कोई भी साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन की कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन ये दिस इज टू अर्ली। अब ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन इस पे बच्चे के ऊपर क्या होंगे ये अब बताना मुश्किल है, लेकिन ऐसा कोई एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन नहीं लग रहा है। तो अगर आप हाई रिस्क है तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन से बात करिए और आप वैक्सीन के बारे में डिसीजन कीजिए। बच्चों को कोई भी वैक्सीन अब तक अप्रूव नहीं है और इनको देने की भी जरूरत नहीं है अंडर 18 ईयर, तो इसके बारे में कुछ चर्चा करके मैं आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता। अब अगर कोई अल्कोहल पीता है, दारू पीता है, शराब पीता है, तंबाकू खाता या सिगरेट स्मोक करता है या और कई एडिक्शंस है, तो आप सबको भी वैक्सीन लेना है। बहुत सारी गलतफहमियां फैल रही है कि आप दारू सिगरेट का सेवन कर रहे हो, प्राशन कर रहे हो, तो आपको वैक्सीन से मौत आ जाएगी या ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये वैक्सीन लीजिए, सिर्फ ये देखना है कि आप वैक्सीन के कुछ समय पहले, 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद में कुछ ज़्यादा स्मोकिंग ना करें, कुछ ज़्यादा अल्कोहल ना ले, और अपने डॉक्टर से बात करिए अगर आपको कुछ डाउट है तो। वैक्सीन सेंटर में जो भी है आपकी सच्चाई वो बताइए ताकि वो आपको एडवाइस कर सकें, लेकिन आपको वैक्सीन लेना है। अब बाकी की जो कंडीशंस है, हेल्थ कंडीशन जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक आ गया है या कोई हार्ट फेलियर है, किडनी की डिसीज़, लिवर की डिसीज़ है, ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है जैसे लकवा, स्ट्रोक और भी जो भी बीमारियां होती है, इन सब में आपको वैक्सीन लेना चाहिए। अनलेस कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसे मैंने ऊपर बताया, कोई एलर्जी है,
कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, कोई एक्टिव एग्जाजर्बेशन चल रहा है, कोई अगर आपको कोई बीमारी अभी हार्ट अटैक आ गया है तो आप हार्ट अटैक के अगल बगल ये वैक्सीन मत ले, क्योंकि आपको हार्ट अटैक से जो डिस्टरबेंस हो जाएगा और वैक्सीन से भी आपको 1-2 दिन शायद डिस्टरबेंस हो सकता है कुछ लोगों को, तो इसमें कंफ्यूजन ना पैदा हो जाए, इसलिए ऐसे एक्टिव डिसीज में ये मत लीजिए, कुछ दिन जाने दीजिए, उसके बाद में वैक्सीन आपको जरूर लेना है। डायबिटीज हो या कोई भी हाई रिस्क भी बीमारी जिससे कोविड-19 की रिस्क बढ़ती है, इसमें वैक्सीन जरूर लेना है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि वैक्सीन किसको नहीं लेना है और ये छोड़ के बाकी सबको वैक्सीन लेना है। कोई डाउट होगा तो आप डॉक्टरों से बात कीजिए। ये जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पर भी जो चर्चा चल रहे हैं, अफवाहें उठ रही है, इन पे विश्वास न कीजिए। और आई होप you enjoyed this. Please do share with others. Take care. Bye bye.